ठीक है, शेयर स्क्रीन। तो कहाँ रह गए थे भाई, आपने इतनी देर करा दी। हमने जनाब 7 पॉइंट डिस्कस कर लिया वेरिएबल डिवाइसेस का। 8वां आता है सेंस। ये जो है जो आप में से जो सॉफ्टवेयर के लोग हैं, कंप्यूटर के लोग हैं, ज्यादा बेहतर समझते होंगे कि सैस जो है इतनी दुनिया में तेजी से फैल रहा है इस वक्त कि सॉफ्टवेयर एज सर्विस मॉडल। ये इसने जो है अब जितनी भी कंपनीज की आईटी थी उसको उन्होंने उड़ा दिया है। यानी इस वक्त दुनिया के अंदर 260 बिलियन डॉलर का बिजनेस जो हुआ है वो। आवाज आ रही है आप लोगों को? हेलो डिस्टर्बेंस बहुत है भाई, मेरे पास तो नहीं है, आपके पास अगर डिस्टर्बेंस तो बताइए मुझे। नहीं, माइक किसी का या तो ऑन है। काइंडली सब लोग माइक ऑफ करते हैं तो शायद सही हो जाए। मेरे पास भी एक ऑप्शन होता था वैसे, कर सकता हूँ मैं माइक ऑफ किसी का, होता है जी ना? कर सकते हैं, अभी हो गए सब तो हो अच्छा गए सर, अच्छा, हो गए। तो मैं ये बता रहा था कि सैस का जो कॉन्सेप्ट आया है ना, सॉफ्टवेयर एज सर्विस मॉडल जो है, ये बहुत ज्यादा तेजी से फैला है इस वक्त। पहले क्या होता था कि हर कंपनी अपना आईटी डिपार्टमेंट बनाती थी, अपने सर्वर होते थे, सर्वर के बैकअप होते थे। अब जो बड़ी बड़ी कंपनियां आ गई हैं वो उन्होंने तकरीबन 60% इस वक्त बिजनेस जो है वो सैस के ऊपर जा चुका है कि कंपनियों ने अपना आईटी डिपार्टमेंट ही खत्म कर दिया है। अब सारा का सारा वो एक सर्विस प्रोवाइड करते हैं। अब इसकी मैं बहुत लेमन हूँ इस फील्ड के अंदर, लेकिन इसकी मिसाल आप देख लीजिए कि जो ये अपना आईफोन के ऊपर जो क्लाउड का एक होता है ना, कि आपके जितने फोटो हैं, आपकी जितनी मेल है, उसका आप बैकअप कर सकते हैं ना, क्लाउड की एक सर्टेन मेमोरी आपको फ्री अलाउ कर देते हैं। ये गूगल वाले जिस तरह करते हैं गूगल ड्राइव के ऊपर, इतनी मेमोरी आपको, इतने जीबी की, इतने जो भी टीबी की उन्होंने अलाउ कर दी, उसके बाद आप पैसे देके खरीद लें। तो दैट इज हाउ दे आर डूइंग बिजनेस, कि आपको अपने कंप्यूटर पे डालने की जरूरत नहीं है, वो एक मोबाइल का एक बैकअप है, जब चाहे आप उसको एक्सेस करके आप उससे चीजें ले सकते हैं। तो ये बहुत पॉपुलैरिटी गेन कर रही है इस वक्त। जो मैं पढ़ रहा था कि 2019 के अंदर 2018 में जो टोटल सैस का बिजनेस था वो था 212 या 13 बिलियन डॉलर, और एक साल में इसमें जंप आया है 43 बिलियन डॉलर का। ये 47 के 260 से क्रॉस कर चुका है ये। तो जितनी कंपनियां हैं वो इसके ऊपर कर रही हैं। अच्छा, इससे क्या होता है? इससे ये होता है कि आपकी फिक्स कॉस्ट जो जीरो हो जाती है, कि आपको ना कोई कंप्यूटर खरीदने की जरूरत है, छोटे छोटे पीसी दे के, लैपटॉप दे के आप काम चला रहे होते हैं, और वो जो सेस वाली सर्विस है आपने अपने एम्प्लॉयज को प्रोवाइड कर दी, वो काम कर रहे होते हैं। और इसमें ये भी होता है कि जितना आप, जब आप यूज नहीं कर रहे, आप पैसे नहीं दे रहे होते। इसको इस तरह समझ लीजिए कि अभी हम पिछले आपसे बात कर रहे थे, किसी और से बात कर रहा था कि मैं हैदराबाद से कराची आ रहा था, तो आधा घंटा मुझे टोल प्लाजा पे लगा, लाइन लगी हुई थी जी, 8-10 पे हैं वो, मैनुअल तरीके से कर रहे हैं। यही अगर इसको ऑटोमेटिक कर दें कि आपकी गाड़ी के ऊपर एक स्टिकर लगा हुआ हो, उसके अंदर पैसे लोड आप करवा लें, जिस तरह मोबाइल का आप चार्ज कराते हैं, आप गुजरे, आपका ऑटोमेटिकली डिडक्ट होता चला जाएगा उसमें से। अगर आपके पैसे नहीं होंगे वो आपको अलाउ नहीं करेगा, बैरियर नीचे आ जाएगा। ठीक है ना? तो हम मतलब ये जहां पे इसका टेक्नोलॉजी का फायदा है वहां हमें करना चाहिए, जहां नहीं है मतलब, अगेन फिर मेरी वही पॉइंट होगा कि ह्यूमन कॉस्ट इसकी बहुत ज्यादा है। आप अपनी कंपनी अपनी फिक्स कॉस्ट तो कम कर लेगी, उधर चली जाएगी, लेकिन बहरहाल जो लोग जो हैं, या फिर आप अपने एम्प्लॉइज को रिट्रेन करें किसी और फील्ड के अंदर। तो ये इतना सप्लाई चेन के अंदर कहते हैं कि अगले 10 साल के अंदर सारी सप्लाई चेन ही जो है ना वो सैस के ऊपर हो रही होगी। राइट? अब नवा पॉइंट जो है, अच्छा ये सैस का मैंने ये कहीं से मुझे इंटरनेट के ऊपर अच्छा मिल सर, रहा एक था। सवाल है ये बताइए। सर, ये जो वन लिंक वाले होते हैं, बैंकिंग के जो डेटा होता है, ये हर अकाउंट का अलग अलग बैंक्स हैं और उनका डेटा वन लिंक के पास होता है, तो ये भी सेस में आता है? ऑफ कोर्स, पूरी इन्फॉर्मेशन शेयर हो रही होती है आपकी। देखिए, जहां पे भी वन लिंक लिखा हुआ होता है ना, इसका मतलब ये है कि 16-18 बैंक एक साथ हैं। अब उनके जितने भी कस्टमर है, मैं 2 बैंक का कस्टमर हो सकता सही। हूँ, मैं 3 बैंक का हो सकता हूँ। मैं अपना जिस बैंक का कार्ड डालूंगा वो पूरी डिटेल नहीं देगा उसको, लेकिन सर्टेन इन्फॉर्मेशन की एक्सेस दे देगा। फॉर एग्जांपल, कि अगर मुझे लिमिट मिली हुई है, मेरे बैंक ने मुझे लिमिट दी हुई है कि मैं वही हफ्ते में 2 ट्रांजैक्शन कर सकता हूँ या 3 कर सकता हूँ। कराची वाले तो 2 से ज्यादा कोई रखता नहीं, मैं तो 2 ही रखता हूँ। कि मैक्सिमम लिमिट 20,000 या 25,000 की लिमिट मैंने ली हुई, ताकि खुदा ना खास्ता अगर कोई हादसा हो तो मेरा 50,000 तक की लॉस का मेरा लिमिट हो जाए।
तो वो जो होता है वो आप जब कार्ड डाल रहे होते हो ना, अपना जो चिप लगी हुई होती है, वो वन लिंक वाला रीड करके, मशीन होती है फर्ज करें बैंक हबीब बैंक की, कार्ड आपका है जो है बैंक अल हबीब का है, तो बैंक अल हबीब के उसको एक्सेस करके वो बताएगा कि आपका बैलेंस कितना है, आपने इस हफ्ते के अंदर कितनी विड्रॉल कर ली, अगर आपकी 2 विड्रॉल होगी तो आपको डिसअलाउ कर देगा। तो ये इंफॉर्मेशन शेयरिंग ये एसएस के अंदर ही आती है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, ये भी सेस का है कि जी सेस जी डन है सर। अब ये भी सेस में है कि डिमांड प्लानिंग भी आप सेस से करें, प्रोक्योरमेंट, सोर्सिंग, वेयर हाउस मैनेजमेंट, ऑर्डर फुलफिलमेंट, ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट भी आप सेस को ट्रांसफर कर सकते हैं, और मतलब उनका कारोबार बढ़ता चला जाएगा और आपको जिम्मेदारियां बढ़ती चली जाएंगी, आपके पास काम कम होता चला जाएगा, मैन पावर आप कम करते चले जाएंगे, तो एडवांसमेंट तो होगी, कॉस्ट भी कम होगी, लेकिन ओके। तो अगले 10 साल जो है सप्लाई चेन वालों के लिए कुछ ज्यादा अच्छे नहीं है। 9th पॉइंट है इसके अंदर जो बताते हैं, वो फोरकास्ट करते हैं। सर आप अभी से डरा रहे हैं पढ़ने पे मैं भी। तो भाई वो बता रहा हूँ जो समझ दुनिया कह रही है कि अगले 10 साल में, देखिए मैंने भी आपको मिसाल दी है ना, कटल की मिसाल दी है कि उसने 1954 मेरी पैदाइश से पहले उसने फोरकास्ट किया था कि वो दौर आने वाला है, एक दौर ऐसा आएगा, उसने तो कहा था 2000 के बाद, लेकिन उससे पहले ही आ गया। उसने कहा कि जो नॉर्मल वर्कफोर्स है ना, ये रिडंडेंट हो जाएगी, नॉलेज वर्कर जो है उसकी अहमियत बढ़ेगी। नॉलेज वर्कर क्या है? एक एक फोरमैन है, लेकिन अगर उसको फोरमैन है साथ साथ कंप्यूटर की भी उसको नॉलेज है, तो ही इज नॉलेज वर्कर ना, अगर उसने कंप्यूटर सीख लिया है। एक बंदा है जो अकाउंट लेजर पे अकाउंट बनाया करता था, लेकिन बाद में एक सॉफ्टवेयर आई, उसने अगर वो सीख लिया, पीसी का इस्तेमाल सीख लिया, कुछ ट्रेनिंग कराई, कंपनी ने सीख लिया, तो ही बिकम नॉलेज वर्कर, मैनुअल वर्कर से नॉलेज वर्कर बन गया। तो ये चीजें तो हैं आज जो लोग फोरकास्ट कर रहे हैं, और ये आपको नजर आ रहा है, ये चीज नहीं है कि आपको नजर ना आ रही हो। बार कोडिंग आपको कौन सा मुझे स्टोर बता दो कि जो बार कोडिंग अब नहीं कर रहा, यू जस्ट टेल मी, छोटे से छोटा, मतलब मैं किराने की दुकान की बात नहीं कर रहा हूँ, जो एक मॉडरेट, जिसको आप चेन कहते हैं, चेन ना कहें तो एक सिंपल स्टोर कह लें, जिसके पास स्पेस होगी कोई 5000 7000 स्क्वायर फीट की जगह होगी उसके पास, वो तक कर रहे हैं अपनी इन्वेंट्री को मैनेजमेंट करने के लिए बार कोडिंग। हर चीज पे बार कोडिंग होती है। कभी कभी वो आपको कहता है सर ये सिस्टम में नहीं आ रही, ये प्रोडक्ट मैं आपको नहीं बेच सकता, क्योंकि वो सिस्टम में एंटर नहीं हुई होती। तो ये चीजें हैं। तो अब सप्लाई चेन की जो फोरकास्टिंग और डिसीजन मेकिंग, ये मैं फोरकास्टिंग को यहाँ पे इतना ज्यादा डिस्कस नहीं करूंगा, क्योंकि मेरी अगली प्रेजेंटेशन है ही इसी के ऊपर, फोरकास्टिंग कैसे होती है, फोरकास्टिंग में अगर गड़बड़ हो जाए तो उसके क्या इम्पैक्ट होते हैं, आपकी सेल्स किस तरह मुतासिर होती है, आपकी सप्लाई चेन किस तरह मुतासिर होती है, बुलविप इफेक्ट क्या होता है, ये सब चीजें मैं आपके साथ अगली प्रेजेंटेशन में करूंगा। अ, आपने अपने रिसोर्सेज को ऑप्टिमाइज करना है, अगले सालों के अंदर इन्वेंटरी मैनेजमेंट को ऑप्टिमाइज करना है और ट्रांसपोर्टेशन को ऑप्टिमाइज करना है, कि वो रूट सेलेक्ट करने हैं। उसके लिए आप जो हेल्प लेंगे, अब आप सैटेलाइट की हेल्प से भी करेंगे हर चीज को, जो है आप जो है ना, आप मैनुअल बैठ के कुछ नहीं होगा, सैटेलाइट से आपको रूट पता चलेंगे, उसके ऊपर आप चलेंगे। अब आप देख लीजिए ना, आज से 5 साल पहले अगर कोई किसी को एड्रेस बताता था तो कितनी प्रॉब्लम होती थी, तो जाके ढूंढ रहे हैं। खास तौर पे जब मैं नया नया डिफेंस में आया था ना, किसी के घर पहुंचना मेरे लिए बड़ा मुश्किल था। लेकिन अब गूगल पिन से क्या हो गया है, तो आपको कोई बंदे से मिलने जाना हो तो कहते हैं यार जरा अपनी पिन तो भेज दो, आपने उस पिन को किया, गूगल में खोला, वो आपको खुद गाइड कर रही होती, आंटी आपको पहुंचा देती उसके घर पे। ये हुआ है ना, ये एडवांटेज आया है ना, ये पिछले 5 साल में देखा है ना हमने। बिल्कुल। तो जो जी चीज जी। अच्छी है वो अच्छी है, जो चीज अच्छी नहीं है वो है, मतलब ठीक है। तो इन्वेंट्री मैनेजमेंट हो गया। अच्छा, विजिबिलिटी से क्या मुराद है? विजिबिलिटी से मुराद ये है कि आप बायर हैं, आप अपने सप्लायर की हर एक्टिविटी आपको विजिबल होनी चाहिए, उसके सप्लायर की एक्टिविटी आपको विजिबल होनी चाहिए, सो दैट अगर कोई अनफोर्सीन होता है आप फौरन इमीडिएटली अपने आप को अलाइन कर लें, प्लान कर लें, ठीक है। अच्छा, और इससे आपको डिफरेंट एरिया सप्लाई चेन का पता चल जाता है, और रियल टाइम में आप इन्वेंट्री मैनेजमेंट कर रहे होते हैं कि आज 15,000 पीस आए, 8,000 बिक गए, मेरे पास 7,000 है। अगर किसी दिन 20,000 की सेल होगी तो आपको पता लगेगा, आप शॉर्ट हो गए, इन्वेंट्री कम होगी, तो आप ऑर्डर मजीद बढ़ा देंगे। तो ये चीजें विजिबिलिटी सप्लाई चेन के अंदर बढ़ रही है और बढ़ेगी आगे, इसके ऊपर आपको अलर्ट रहना है। और लास्ट पॉइंट जो है कस्टमर सेगमेंटेशन। कस्टमर जो है ना, अकॉर्डिंग टू नीड आपको सेगमेंट करना है। अभी मैंने आपको मिसाल दी थी क्रेडिट कार्ड की, कि वो अनऑफिशियली
बैंकों से के जरिए डाटा ले लेते हैं कि जी ये मिस्टर XYZ जो है, जैदी साहब जो हैं रेस्टोरेंट विजिट करने के बड़े शौकीन हैं। इनके पास KFC भी आ रहा होता है, इनके पास कुलाची भी आ रहा होता है। कुलाची तो खैर कार्ड यूज़ नहीं लेता, और जो कार्ड लेते हैं वहाँ पे इनके महीने में 4 या 5 आ रहे होते हैं। तो उन्होंने आइडेंटिफ़ाई कर लिया कि ज़ैदी साहब जो है खाने-पीने के शौकीन हैं, तो इनको जो है वो फिर वो आपको टारगेट किया जाता है उस हिसाब से ना, आपके सेगमेंट हो गए आप। और उसके लिए फिर हर सेगमेंट के लिए अलग स्ट्रेटजी होती है। कस्टमर को जो जितने आपके कस्टम्स होते हैं ना, रिवायात होती हैं, उनसे होता है। आप करते हैं, और असल काम ये होता है कस्टमर से जो वादा करें उसके ऊपर आप डिलीवरी करते हैं। ये आपको वक़्त के साथ-साथ डिलीवरी टाइम जो है ना, ये नहीं होना चाहिए कि डिलीवरी रास्ते में कहीं गुम हो गई, 2 दिन के बाद आ रही, 4 दिन के बाद आ रही। जैसे कि दराज़ के पाकिस्तान में फेल्योर की एक बड़ी वजह ये है कि दे हैव अनलिस्टेड सर्टेन सप्लायर्स व्हिच आर नॉट वेरी गुड। ऑल्दो दराज़ क्लेम्स कि जी वो तो स्टार रेटिंग देते हैं, किसी को 1 स्टार, 2 स्टार देख के, यानी आप बेवकूफ़ हैं कि आपने 1 स्टार वाले से ऑर्डर क्यों किया? मतलब वो ये कहते हैं। आपने 5 स्टार से क्यों नहीं किया? तो भई अगर एक चीज़ वहाँ पे मुझे नज़र आ रही है, मुझे चीज़ भी देखने में सही नज़र आ रही है, पता चला कि जब घर पे चीज़ आई तो मैंने ऑर्डर किया था एक्सेल साइज़ की टी-शर्ट, वो निकल रही है स्मॉल साइज़ की टी-शर्ट। अब मैं रिफंड लेने के लिए परेशान हो रहा हूँ। तो दीज़ काइंड ऑफ थिंग जो है ना, ये बड़ा खराब कर देती हैं। तो सप्लाई चेन वाले जो है वो डिलीवरी अपना टाइम के ऊपर करें। हम पहले कई दफ़ा कोरियर सर्विस की बात कर चुके हैं। अगर आप टीसीएस को लिफ़ाफ़ा दें दिन में 3 बजे से पहले, वो गारंटी करता है कि अगले दिन जो है इस्लामाबाद के अंदर डिलीवर हुआ होगा। ये जो कॉन्सेप्ट है ना, और डिलीवर करने के बाद वो आपको मैसेज करता है कि आपकी जो शिपमेंट थी फलाने-फलाने आदमी ने, और उसने रिसीव कर ली है। तो ये चीज़ें आपको और वक़्त के साथ-साथ और बेहतर होंगी। आप शायद जैसे अब उन्होंने ऑप्शन दे दिया है कि आपको एक नंबर मिल जाता है, आप चाहें उनकी वेबसाइट पे आप ट्रैक कर सकते हैं कि आप जो शिपमेंट है, आपने जो लिफ़ाफ़ा भेजा है या आपने जो पार्सल भेजा है, इस वक़्त किस जगह के ऊपर आप उसको ट्रैक कर। तो ये थी भाई आज की मेरी प्रेज़ेंटेशन। मुझे पता है एज़ यूजुअल आप लोगों ने कोई सवाल नहीं करना। तो मैं तो अब इससे मायूस हो चुका हूँ आप लोगों से, इस बात से कि आपकी जो आप थर्स्ट। इतना अच्छा जी, समझाते हैं कि सवाल की सर नौबत नहीं आती सर। अच्छा वाह भाई! मेरा एक सवाल मुझे है सर, अकबर अली। जी, अकबर बोलिए। सर वो आपने जो बांग्लादेश की मिसाल दी थी वो मुझे थोड़ा सही समझ में नहीं है, मतलब अच्छा क्लियर नहीं देखिए, हुआ है। मैं वो जो बताता हूँ। आउटसोर्स करते हैं गवर्नमेंट के बारे में बोला था। नहीं, मैंने ये गवर्नमेंट के बारे में नहीं बोला था, मैंने ये बोला था कि बांग्लादेश जो है जितने भी बड़े ब्रांड है ना दुनिया में, जो कपड़े का ब्रांड है ना, जो एक-एक शर्ट $200 $300 की बेचते हैं, उनके लिए जी बांग्लादेश सर। एक प्रेफर्ड मैन्युफैक्चरर है। अपना कपड़ा वो उसको देते अच्छा हैं, सर। अपना डिज़ाइन वो उसको देते हैं, उनकी लेबर इतनी स्किल हो गई है, उनकी फैक्ट्रियाँ इतनी अच्छी हैं, गवर्नमेंट उनको फैक्ट्रियों को सस्ती बिजली देती है, उनको बिजली का रेट कम होता है, तो वो अच्छे रेट देते हैं पाकिस्तान के मुकाबले में, चाइना के मुकाबले में। और उनकी जो क्वालिटी ऑफ वर्क है, उनके वर्कर्स को उन्होंने इतना ट्रेंड कर दिया है कपड़े बनाने में कि वो बड़ी-बड़ी कंपनियाँ। अब आपने वो देखा है ना एक शर्ट जिसपे क्रोकोडाइल बना हुआ था, मुझे नाम भी याद नहीं रहते ब्रांड्स के। पूमा की वो शर्टें हो गई, पूमा जो ब्रांड है, जी वो सारी की सारी मैन्युफैक्चरिंग बांग्लादेश चलेगी जी जस्ट सर वो बिकॉज़ लेकॉस्ट के लेकॉस्ट लेकॉस्ट है, लेकॉस्ट। लेकॉस्ट की $300 की शर्ट जो है ना बांग्लादेश से जो बन के निकलती है ना, मेरे ख्याल से 8 से $10 की होती है वो। अच्छा सर। और वो इतनी गवर्नमेंट वैल्यू एडिशन उनको करते हैं सपोर्ट कि करती आपको है $300 की सर। बेच देता है वो। सही सर। तो बांग्लादेश के जो मैं आपको मिसाल दे रहा था कि उन्होंने इस सेक्टर में इन्वेस्ट किया है। अपनी जो खवातीन मशीनों पे काम कर रही उनकी ट्रेनिंग कराई, उनको कटिंग सिखाई गई, मशीनें लगाई कटिंग की कि ऑटोमेटिक कटिंग जो साइज के हिसाब से जो कपड़े को काट दे, आपने सिर्फ मशीन चलानी है। बटन के जो मतलब ये तो रॉ मटेरियल तो सारा वो खुद देते हैं, उस पे वो कॉम्प्रोमाइज नहीं करते कि कपड़ा, बटन, लोगो, सही। लोगो गिन के देते हैं। आपको पता है ये बात कि ऐसा ना हो कि वहां से लोगो गायब हो जाएं और वो जो रिजेक्टेड माल है उस पे वो लोगो लगा के दे दें। मेरा एक दोस्त आज से कुछ साल पहले बांग्लादेश गया था, वो मुझे बता रहा सर इसका था। मतलब जी जी, अकबर साहब जी बोलिए। मैंने कहा सर इसका मतलब ये है कि रॉ मटेरियल और दूसरी सर इसका मतलब ये है कि डिजाइन वगैरह वो दे देते हैं कि मतलब ये सिर्फ बनाते वहां से हैं, सिर्फ बांग्लादेश से मैन्युफैक्चरिंग आउटसोर्स वहां से बिल्कुल करवाते हैं, बिल्कुल, तैयार वहां कटिंग से वहां करवाते करते हैं, सिलाई वहां कराते हैं, हैं, मैन्युफैक्चर। और पैकिंग वहां करवाते हैं, और उसके बाद वो पूरे पूरे सही कंटेनर सर। भर के जो है जो भी उनका जहां होती है वहां चले जाते हैं वो। लेकिन उन्होंने इतनी एडवांसमेंट कर ली है, सही सर, गवर्नमेंट ने अभी क्लियर इंसेंटिव हुआ सर। दिया है उन फैक्ट्रीज को, तो दे आर मोर कॉम्पिटिटिव देन अस।
क्योंकि बांग्लादेश में कॉटन तो होती नहीं सही है, सर, उनके अभी पास क्लियर चावल होता है ना, ये जूट होता है। ये सर। ठीक है, और सर कोई लेकिन सवाल उनकी जनाब? लॉन्ग टर्म ठीक है प्लानिंग सर। एक्चुअली बड़ी अच्छी थी, जो अगर हम देखें तो प्लानिंग के हिसाब से उन्होंने फोकस किया और उसी पे इन्वेस्टमेंट भी की, तो आज वो बहुत आगे हैं। जबकि हमारे पास बेसिक रॉ मटेरियल भी मौजूद है, लेकिन हमारी सिर्फ वो क्या कहते हैं कि मिस प्लानिंग की वजह से जो है ना, लोग मिस हमसे बड़े प्लानिंग और नाराज हैं। अपॉर्चुनिस्ट होने की वजह से ना, कि आपका जो इंडस्ट्रियलिस्ट है वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहता, शॉर्ट टर्म प्रॉफिट लेके निकलो, बस रिबेट ले लो। मैंने इतनी एक्सपोर्ट की, डॉलर को 160 पे ले आओ ताकि हमारे एक्सपोर्ट बढ़ जाए। तो एक्सपोर्ट क्या कर रहे हो तुम तो कचरा एक्सपोर्ट कर रहे हो ना, वैल्यू एडिशन तुम कुछ भी नहीं कर रहे हो। एग्जैक्टली। आपको एक बात बताऊं खत्म करने से पहले, आपको पता है दुनिया में पाकिस्तानी चावल कभी बासमती के नाम से नहीं बिक सकता, अमेरिका हो अच्छा। यूरोप हो। क्यों? कि इंडिया वाले होशियार थे, उन्होंने जाके बासमती को अपने नाम से रजिस्टर करा लिया। अब आप जो चावल बेचते हैं ना, एक्सपोर्ट करते हैं, उसके पे लिखते हैं फलक, कर्नल फलाना, ये इस तरह के नाम लिख के ना आप करते हैं। यू कैन नॉट एक्सपोर्ट प्रोडक्ट बाय द नेम अलनूर ऑफ बासमती राइस। अलनूर हो गया जैसे, आप है जो ना। भी नाम रख लेना, आप उसको बासमती नहीं कह सकते। ओहो, हम्म, वेरी सैड। जी, बासमती इंडिया ने रख लिया, अपना बना लिया। इंडिया ने अपना रजिस्टर करा लिया उन्होंने, कि उनका ब्रांड हो गया वो। अब जैसे हमारा जो रॉक सॉल्ट था, जिसको हम इंडिया को दिया करते थे, इंडिया उसको वैल्यू एडिशन करके पता नहीं डॉलर्स में बेच रहा था। वो बड़ा हंगामा बिल्कुल। मचा कि जो हमारा जो पिंक सॉल्ट होता है ना, जो खेवड़ा से निकलता है, वो जी। पिंक सॉल्ट हम इंडिया को बेचते थे ट्रेन में भर भर के। वो उसको प्रोसेस करके और अपना एक ब्रांड बना के और वो वहां पे बेच रहे थे बड़े महंगे दामों के ऊपर। अभी जब हालात खराब हुए तो किसी ने चीज पॉइंट आउट की कि बाइकाट करो, फिर गवर्नमेंट ने प्रेशर आया, उनकी वो सप्लाई रोकी है रॉक सॉल्ट जो सर रोक बिक रही है, रहे। मुझे पता चला था वो भी चल रही है। अच्छा, मैंने तो सुना था कि बंद कर दिया, आई डोंट नो, मैं इतना फॉलो नहीं करता इन पता चीजों चला था को। फॉर टाइमिंग लोगों का प्रेशर देख के थोड़ा सा किया था शायद, वो अंडर द ग्राउंड कह लेंगे, अंडर द टेबल वो चल रहा था सारा काम। अच्छा, ठीक है जनाब। तो अरे अगली क्लास जो है मैं आपकी सर लूंगा, वो होगी सप्लाई चेन फोरकास्टिंग के ऊपर। मैं उसकी प्रेजेंटेशन सर आज निकाल आवाज रहा आ हूँ। रही है मेरी? जी, आ रही है आवाज। सर मुझे एक चीज पूछनी थी। सर ये जो बारदाना होता है, बोरियां जिसको कहते हैं, ये मैंने सुना था ये भी जूट से बनती है और ये भी जूट सारा होता है। बांग्लादेशी एक्सपोर्ट करता है। देखें, ये जो चावल की बोरी होती थी ना, ग्रे रंग की जो बोरी होती थी पहले, चावल जिसमें रखा वो जाता तो था। वो तो कटा होता है ना? नहीं, सर कट्टा वो जिसमें वो तो जो चाय, सफेद रंग प्लास्टिक का, वाला वो होता है वो तो कटा होता है। नहीं, सर पॉलीमर का मैं होता बताऊं, है। मैं हाँ बताना बताइए। चाहूंगा, जी क्योंकि बताइए। मेरे दादा का काम है ना बारदाने की बोरियों का ही है। जूट, हाँ, ये आलू प्याज की जो बोरियां होती है वही ना? बारदाने वाली बोरियां जिसमें चाय पत्ती आती है, की चाय पत्ती आती है ना, वो होता है। हाँ, वो भी होता है, आलू प्याज भी आते हैं, वही ना जो हाँ ब्राउन कलर की होती है। बिल्कुल जी बिल्कुल जी, वही ब्राउन वही वाली। ब्राउन कलर की। सुतली, जिससे ये भी सारा जिसकी जूट सुतली से होती बनता है, है ना? सुतली, जिसकी हाँ सुतली भी बिल्कुल सुतली होती है। बिल्कुल बिल्कुल, सुतली वाला मटेरियल जो है वो जूट होता ये है। बांग्लादेश में जूट बहुत हाँ। होता है, जूट और अपना जूट, चावल, चावल बहुत होते हैं उनके यहाँ। लेकिन वो सर चावल की मैंने वो सुना किस्म है नहीं होती जो इसका भी हमारे जो यहाँ है होती है, सारा। उनके पास मोटा वाला चावल होता है। सर मैंने सुना है ये जो पूरा बारदाने का जो नया माल होता है ना, क्योंकि ये जो जिस तरह ये बिलाल साहब के जो दादा हैं और दूसरे भी जो लोग थे, तो वो सारा जो सेकेंड हैंड जो बारदाना होता है ना उस पे काम करते हैं। जो नया माल गवर्नमेंट के पास आता है ना चावल की मिलों में, और डायरेक्ट उधर एक्सपोर्ट के आलू प्याज के लिए, वो सुना है सारा मैंने कि वो सब बांग्लादेश से ही आता है मैं यहाँ बताता पे है, हूँ। भी। मुझे इसका इतना इल्म नहीं है, लेकिन मुझे इतना पता है कि मैं जो अब देखता हूँ ना, मतलब आटे के जो छोटे बैग है ना, 5 किलो और 10 किलो के जो मिलते हैं, अशरफी का हो, किसी भी ब्रांड को, वो तो एक वो तो दूसरा कपड़ा होता है मटेरियल है। ना? हाँ, वो बोरियां मैंने अब देखी वो तो नहीं है अलग कहीं, चीज है। ईमानदारी की बात है, मुझे वो बोरियां नजर नहीं आती हैं अब जो आप बता रहे हैं ना। हो सकता है आप मार्केट में उठते बैठते हो तो आपको नहीं आता, नहीं मैंने नॉर्मली नहीं सर, देखी है। नहीं सर सर, चाय जब पत्ती आती है ना, चाय जी पत्ती आती है ना कीनिया से, जी तो वो चाय पत्ती की जो बोरी होती है वो बिल्कुल नई बोरी होती है। अच्छा, जब क्या होता है कि वो उस बोरी के अंदर है ना एक फॉइल वाली बोरी, वो खाकी ओके। अंदर से है ना फॉइल जैसा होता है, बाहर से खाकी होता है। जब उसमें पत्ती खत्म हो जाती है ना, तो उसका थोड़ा सा ना ऊपर से ना छुरी से काट के वो जो लिफाफा होता है अंदर वाला वो निकाल लेते हैं। फिर वो जो फटी हुई बोरी होती है वो मार्केट में बिक जाती है। फिर हम क्या करते हैं कि एक बंदा रखा हुआ होता है उसको, एक एक पहले जो मैं, जब हम सक्खर में थे, पुरानी बात बता रहा हूँ, तो हमने वो बोरी जो वो फाड़ते हैं ना उसको सिलाई करने के लिए बंदा रखा हुआ था। उसको 8 आने, एक बोरी के 8 आने रुपए देते थे, 8 आने देते थे या 1 रुपए देते थे। तो वो सीधे था वो हम मार्केट में बेचते थे, मछली वाले और छुआरे वाले ले जाते थे हमसे। अभी भी यही करते, मतलब वो ले जाते हैं। गुड। अच्छा सर सर। जी जी।
सर अटेंडेंस सर मैं अटेंडेंस तो आप भेज दी ना इन्होंने दोनों। अगर आपको कोई लेट ज्वाइन किया तो इसको दे दें, ये मुझे भेज देगा। इसने तो भेज दी मुझे दोनों सेशन की। अच्छा नहीं नहीं, मैं तो साथ साथ चल रहा था, साथ साथ ही चल रहा हूँ तकरीबन। ओके स्टैंड बाय लगा दिया अटेंडेंस। अरे तुम तो थे ही नहीं, तुम कहाँ से आ गए, एंड में आ गए। सर शुरू से चल रहे हैं सर, हम साथ ही ग्रुप में शेयर कर लें जरा, ताकि ये चेक कर कौन लें है अगर किसी ये की जिसको आप कह रहे हैं कि तुम थे नहीं अब आ गए हो? सर मैं मोहम्मद बिलाल हूँ, उनकी आवाज अच्छा अभी नहीं, आई है बिलाल तो अटेंडेंस के शुरू बाद। से है। बिलाल तो काफी नहीं देर। नहीं, अस्करी भाई की बात कर रहा हूँ मैं। अच्छा अस्करी भाई अभी आए हैं। नहीं अस्करी भाई की तो हाँ। आज हाजिरी नहीं लगेगी भाई, बहुत हो गई है यशी। नहीं सर, शुरू से मैंने सवाल पूछा था वन लिंक वाला। सेकंड हाफ में तुम आए हो, पहले में नहीं आए हो। एनीवे चलो ठीक है, ओके। अच्छा भाई खुदा हाफिज। तो अगले जुमे को 6 बजे। थैंक यू, अल्लाह ये जो हाफिज, कमिंग थैंक यू वेरी मच। अगला नहीं, कमिंग मैं कल आपको प्रेजेंटेशन भेज दूंगा। जो मेरी अगली प्रेजेंटेशन है वो बेसिकली फोरकास्टिंग के ऊपर है, ठीक है? सर अगली क्लास हमारी फ्राइडे को होगी ना, शेड्यूल्ड फ्राइडे क्लास 6 बजे, फ्राइडे 6 बजे इंशाल्लाह। राइट सर, थैंक यू ओके जी, खुदा सर हाफिज। 6:30 पौने 7 रख लिया करें सर। देखिए अच्छा आप मुझे कहते हैं, लेकिन फिर आपको बाद में देर तक भी तो बैठना पड़ेगा। मुझे कोई इशू नहीं है। नहीं सर नहीं सर आज भी ठीक। पता है मैं ऑफिस से निकला ना, आपकी आधी क्लास में बाइक पे हैंड फ्री लगा के सुनते हुए आया हूँ। अच्छा चलें ठीक है। मैं नेक्स्ट क्लास भाई फ्राइडे 6:30, ठीक है? एग्रीड। इस वक्त Thank मैं you, sir. ऑफिस में हूँ अभी, आप मैं घर जाऊंगा। 6:30 से बस ठीक है 8:30। यार। अब ये हमने बिलाल की बात मान ली है। बिलाल कभी कभी कहता है। तो अगली क्लास फ्राइडे 6:30 PM। राइट सर, एग्रीड। इंशाल्लाह। थैंक यू ओके जी, खुदा हाफिज, गुड नाइट।